हेलो एवरीवन, मेरा नाम अजय है और मैं आपको आज जो पुराने क्वेश्चंस होते हैं जो हमारे पुराने एग्ज़ाम्स में आए हैं उनके बारे में मैं आपको उनके सॉल्यूशंस के साथ डील करने जा रहा हूँ। पहली चीज़ तो ये हम कर क्यों रहे हैं, क्योंकि ज़्यादातर एग्ज़ाम्स में जो क्वेश्चंस आते हैं वो रिपीटेटिव आते हैं। हमारी साइड बाय साइड एकॉन इंस्टीट्यूट के द्वारा थ्योरी क्लास तो चलेगी, पर साथ में हम क्वेश्चन पेपर भी सॉल्व कराएंगे। और आज हम जो क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाले हैं वो है निमल्स 2019 का, इसके रैशनल के साथ, जिससे क्या होगा हमारे कम से कम जो पुराने एग्ज़ाम्स जो रिपीट हुए हैं वो कम से कम हमारे सॉल्व हो जाएं। ठीक है, और आगे से अब हम इसके एक एक रैशनल के साथ समझेंगे हर एक क्वेश्चन को। तो आइए शुरू करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो पहला क्वेश्चन हमारा ये है कि वॉल्यूम ऑफ एनिमा सॉल्यूशन इन इन्फेंट। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एनिमा सॉल्यूशंस, जब हम इन्फेंट में एनिमा देते हैं, एनिमा हमारा क्या होता है, क्लिनजिंग पर्पस के लिए भी दिया जाता है और मेडिकल पर्पस के लिए भी दिया जाता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा जब हम एनिमा देंगे इन्फेंट को? तो हमारा जो इसका करेक्ट आंसर है वो है 100 से 200 ml। इसका ये है रीज़न कि एनिमा जो यूज़ होता है इन्फेंट में, एनिमा जो इन्फेंट में यूज़ होता है वो कितना होता है, 100 से 200। चाइल्ड में हमारा एनिमा जो यूज़ होता है वो हमारा 250 से लेके 500 ml, और अडल्ट में हमारा एनिमा जो यूज़ होता है वो हमारा कितना होता है, 500 से लेके 1000 ml तक होता है। ठीक है, 500 से लेके 1000 ml। तो हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा इसका, वॉल्यूम ऑफ एनिमा यूज सॉल्यूशन इन इन्फेंट, वो हमारा पहला ऑप्शन होगा। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा ये है कि सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज्ड आईसीपी, यानी कि आईसीपी बढ़ा है। आईसीपी होता क्या है? आईसीपी होता है हमारा इंट्राक्रेनियल प्रेशर। इंट्राक्रेनियल प्रेशर यानी कि हमारी क्रेनियम बोन के अंदर एक प्रेशर लगता है, और प्रेशर लगाने के लिए 3 चीज़ें होती है। जो क्रेनियम बोन के अंदर सीएसएफ है, ठीक है, ब्रेन के अंदर सीएसएफ है, उसकी वजह से भी प्रेशर लगेगा। दूसरा, ब्लड वेसल्स जो उस ब्रेन में जा रही है वो भी उस क्रेनियम के अंदर प्रेशर लगाएंगी, ब्लड वेसल। और कौन प्रेशर लगाता है आईसीपी में? तो वो होता है हमारा ईसीएफ प्लस आईसीएफ, इंट्रासेलुलर फ्लूइड प्लस एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड हमारा प्रेशर लगाते हैं। ठीक है, इन तीनों से हमारा इंक्रीज आईसीपी बनता है। और जो ईसीएफ और आईसीएफ है, यानी कि न्यूरॉन के अंदर का फ्लूइड और न्यूरॉन के बाहर का फ्लूइड, ब्लड वेसल में जो फ्लूइड होगा, और सीएसएफ, ये तीनों हमारा क्या कहलाता है, ये एक लिक्विड पोर्शन है जो कि क्रेनियम के अंदर एक प्रेशर लगाएगा, जिसे हम क्या कहते हैं, आईसीपी। ठीक है, तो इसमें पूछा गया है कि सिम्टम्स क्या आएंगे इंक्रीज आईसीपी के। तो पहले हम एक एक करके देखते हैं। जब भी हमारा आईसीपी हमारा बढ़ता है तो ये हमारे क्या करता है, कंप्रेस करता है हमारे सेरेब्रम को भी, और हमें ज़्यादातर उसमें क्या दिखता है, लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस दिखता है। तो हमारा ये आंसर तो नहीं जाएगा, क्योंकि हमारी कॉन्शियसनेस क्या हो जाएगी, अल्टर्ड हो जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि हमारे आईसीपी बढ़ेगा, और आईसीपी बना किससे, इन चीज़ों से, फ्लूइड से बना है। और न्यूबॉर्न्स में या चाइल्ड में हमारे जो क्या होंगे, फॉन्टेनल होते हैं, अगर उनमें फ्लूइड भरा होगा तो वो डिप्रेस नहीं होंगे, वो सूखेंगे नहीं, वो क्या हो जाएंगे, बल्ज हो जाएंगे। तो ये आंसर भी हमारा नहीं होगा, क्योंकि इंक्रीज आईसीपी में हमारा क्या दिखता है, बल्जिंग फॉन्टेनल। क्या दिखेगा, बल्ज दिखेंगे, क्योंकि उसके अंदर फ्लूइड का एक्यूमुलेशन ज़्यादा हो गया है। तीसरी चीज़ ये, आईसीपी जब भी बढ़ता है वॉमिटिंग तो दिखती है पर डायरिया नहीं दिखता, क्योंकि हमारा फंक्शंस लॉस हो जाते हैं। ठीक है, हमारे पैरासिम्पैथेटिक फंक्शंस लॉस हो जाते हैं, तो हमारे डायरिया नहीं दिखता। तो हमारा करेक्ट आंसर जो जाएगा इंक्रीज आईसीपी का, वो क्या जाएगा, वॉमिटिंग एंड नोसिया, जो कि हमारे क्या करेगा, कंप्रेस करेगा ब्रेन स्टेम में। और जहाँ पे हमारा क्या होता है, कौन सा सेंटर होता है, मेडुला ऑब्लिंगेटा में हमारा वॉमिटिंग सेंटर होता है। अगर वो कंप्रेस होगा तो हमें कैसी फील आएगी, वॉमिटिंग या नोसिया की फील आएगी। तो सिम्टम्स ऑफ इंक्रीज आईसीपी हमारा क्या होगा, वॉमिटिंग एंड नोसिया। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो है हमारा कि कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। कॉन्ट्रा इंडिकेशन मतलब कि हम लंबर पंक्चर इनमें से किस में नहीं कर सकते। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए लंबर पंक्चर होता क्या है। लंबर पंक्चर एक प्रोसीजर होता है, जैसे कि ये हमारी स्पाइनल कॉर्ड जो हमारी एंड हो जाती है, कहाँ पे, जो हमारी एंड हो जाती है कहीं L1 एंड L2 के बीच में। ठीक है, और हमारी वर्टेब्रल कॉलम जो हमारी सर्वाइकल से स्टार्ट होती है, सर्वाइकल से स्टार्ट होती है और कॉसेक्स तक जाती है। ठीक है,
पर कहीं L1 और L2 पे हमारी क्या एंड हो जाती है, स्पाइनल कॉर्ड। तो लंबर पंक्चर जो हम करते हैं वो L1 L2 के नीचे करते हैं, कहीं L3 and L4 पे, क्योंकि हमारी स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हो सकती है और वो एक न्यूरॉन है और न्यूरॉन डैमेज हो गया तो रिकवर नहीं कर पाएगा। तो हम लंबर पंक्चर L3 और L4 पे करते हैं। तो इसमें ये पूछा है कि ऐसा इनमें से कौन सा प्रोसीजर है हम जिसमें हम लंबर पंक्चर नहीं कर सकते। तो पहली चीज़ तो ये लंबर पंक्चर करके हम CSF निकालते हैं, जिससे CSF को हम कल्चर करके देख सकें उसमें कौन सा बैक्टीरिया या कौन सा इन्फेक्शन, कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। तो गुलियन बेरी सिंड्रोम में CSF में कोई दिक्कत नहीं आती है। ये एक तरीके से जो हमारी क्रेनियल और स्पाइनल नर्व है उनमें क्या हो जाता है, डीमाइलिनेशन हो जाता है। डीमाइलिनेशन किसका हो जाता है, डीमाइलिनेशन, यानी कि माइलिन शीथ नहीं होती उनमें, किसमें, हमारी स्पाइनल नर्व्स एंड क्रेनियल नर्व्स में, ठीक है। तो इसमें तो हम इजीली कर सकते हैं क्या, लंबर पंक्चर, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी। दूसरी चीज सस्पेक्टेड मेनिंजाइटिस, तो हम मेनिंजाइटिस में भी इजीली लंबर पंक्चर कर सकते हैं, क्योंकि हमें उस बैक्टीरिया को देखना है CSF में और पता लगाना है कि कौन सा बैक्टीरिया है या वायरस है जिसने क्या किया है, हमारा मेनिंजाइटिस किया है। अब तीसरी चीज इंक्रीज ICP। तो ICP क्या था, मैंने आपको बताया था। ICP कौन बनाता है, हमारा CSF, ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड होगा वो बनाएगा, और न्यूरॉन के अंदर और बाहर जो फ्लूइड होगा ECF प्लस ICF वो बनाएगा, ठीक है। तो जैसे ही हमारा ICP इंक्रीज हुआ तो हमारा CSF भी इंक्रीज होगा। और अगर हम यहाँ पे लंबर पंक्चर करके जो सब एरेक्नोइड स्पेस में किया जाता है, हम CSF को निकालेंगे तो ICP हमारा क्या हो रखा है, इंक्रीज हो रखा है, और CSF एकदम तेजी से बाहर निकलेगा और ये ऊपर का ब्रेन हमारा कोलैप्स भी हो सकता है। तो इसलिए हम लंबर पंक्चर इंक्रीज ICP पे नहीं करते हैं। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, इंक्रीज ICP। ये हमारा क्या होगा, कॉन्ट्रा इंडिकेशन ऑफ लंबर पंक्चर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है थेराप्यूटिक डोजेस ऑफ लिथियम। लिथियम की थेराप्यूटिक डोज क्या होती है। तो ऑप्शन ए है 300 से 600 mg पर डे, 500 से 800 mg पर डे, 900 से 2100 mg पर डे, या 2000 से 3000 mg पर डे। ज़्यादातर हमारी गाइड में दे रखा है 500 से 800 mg पर डे, पर ये आंसर नहीं होगा, हमें एक वाइड रेंज बतानी है। और जो वाइड रेंज होती है ये ज़्यादातर चाइल्ड में देते हैं हम 500 से 800 mg पर डे। जो हमारी वाइड रेंज होगी वो कितनी होगी, 900 से लेके 2100 mg पर डे हमारा थेराप्यूटिक डोज होता है किसका, लिथियम का। तो हमारा करेक्ट आंसर 900 से 2100 mg पर डे है। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। तो हमारा जो नेक्स्ट 5th क्वेश्चन है इसमें ये पूछा गया है कि मोस्ट रिलायबल इंडेक्स ऑफ सेरेब्रल स्टेटस, यानी कि हमारा सेरेब्रम ब्रेन का जो एक हिस्सा है वो फंक्शनिंग कर रहा है या नहीं कर रहा है, उसका हमें पता कैसे चलेगा। तो पहला ऑप्शन है हमारा प्यूपिल रिस्पॉन्स। जो प्यूपिल रिस्पॉन्स होता है वो मेनली हमारा ऑक्यूलोमोटर नर्व द्वारा क्या होता है, फंक्शनिंग करता है। ऑक्यूलोमोटर नर्व प्यूपिल को कंस्ट्रिक्ट कराती है, पर T1 से लेके L2 तक कुछ स्पाइनल नर्व होती है जो कि प्यूपिल को क्या कराती है, हमारी डायलेट कराती है, प्यूपिल को डायलेट कराती है। तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा, ये हमारे सेरेब्रल स्टेटस को नहीं बताएगा कि सेरेब्रल काम कर रहा है या नहीं, क्योंकि ऑक्यूलोमोटर नर्व के फंक्शनिंग को बताता है। दूसरा हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स, ये हमारा डीप टेंडन रिफ्लेक्स हमारे रिफ्लेक्सेस को बताता है, ये भी हमारा रिलायबल इंडिकेटर नहीं होगा। मसल स्ट्रेंथ भी हमारा रिलायबल इंडिकेटर नहीं होगा सेरेब्रल का, क्योंकि सेरेब्रल का जो मेन फंक्शन होता है वो हमें कॉन्शियस रख के रखता है, हमें हमारा लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस जब भी अल्टर्ड होगा हम क्या कहेंगे, सेरेब्रल स्टेटस उसका अल्टर्ड हो रखा है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या जाएगा, लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्लियर फ्लूइड जो कि ड्रेन हो रहा है नोज एंड ईयर से, ये क्या चीज़ इंडिकेट करता है, ठीक है। एक हमारा फ्लूइड होता है जिसे क्या कहते हैं, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, यानी कि CSF, ठीक है। एक फ्लूइड होता है CSF, सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड। जब भी हमारी हेड इंजरी होती है या स्कल फ्रैक्चर होता है, ये क्या करता है, ये नोज से या ईयर से लीक होने लग जाता है। तो हमारा राइनोरिया तो नहीं होगा,
ठीक है। राइनोरिया जो हमारा जो म्यूकस जो सीक्रेट होता है हमारा न्यूज़ से, उसे कहते हैं। ओटाइटिस मीडिया हमारा इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन होता है मिडल ईयर का। हमारा जो सेरेब्रल एडिमा होता है वो न्यूरॉन्स या नर्वस टिश्यू में पानी या फ्लूइड भर जाना। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, हेड इंजरी या स्कल फ्रैक्चर के दौरान क्या हुआ, कुछ टिश्यू डैमेज हुए जिसकी वजह से नोज़ और ईयर के थ्रू CSF लीक हो रहा है। तो जो क्लियर CSF हमारा कैसा फ्लूइड होता है, क्लियर कलरलेस, ठीक है, क्योंकि उसमें RBC नहीं होता। तो क्लियर फ्लूइड जो कि ड्रेन हो रहा है नोज ईयर से, हमारा करेक्ट आंसर क्या जाएगा, बेसिलर स्कल फ्रैक्चर। अब जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ऐसी कौन सी एंटी डिप्रेसेंट है जो कि चिल्ड्रन में अगर किसी बच्चे को डिप्रेशन हो रखा है तो उसे दी जाएगी। पहली चीज़ तो ये कि डिप्रेशन में क्या होता है कि सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है। क्या होता है, सेरोटोनिन डिक्रीज हो जाता है। तो हमें ऐसी दवाई देनी है जो क्या करे, सेरोटोनिन को इंक्रीज करे। अब जो हमारी पहला ऑप्शन है एमिट्रिप्टालिन, ये भी एंटी डिप्रेशेंट ही है, पर इसकी जो क्लास है वो है, इसकी क्लास है हमारी TCA ट्राइसाइक्लिक एजेंट। इसके साइड इफेक्ट बहुत ज़्यादा होते हैं बच्चों में, मोर साइड इफेक्ट। इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे, मोर साइड इफेक्ट। जो हमारी इमिप्रामिन है ये भी हमारी कैसी है, TCA। इसके भी साइड इफेक्ट कैसे होंगे, ज़्यादा होंगे। और जो हमारी मिथाइल फेनिडेट हमारी ड्रग ऑफ चॉइस है किसकी, ADHD की। ये एक CNS स्टिमुलेंट है। तो हमारा जो करेक्ट आंसर जाएगा वो होगा हमारा फ्लूजेक्टिन हमारा क्या करती है, एक SSRI क्लास की एंटी डिप्रेसेंट है। इसका काम है सीरोटोनिन को इंक्रीज कराना, ठीक है। हमारा सीरोटोनिन को इंक्रीज कराना एमिट्रिप्टालिन और इमिप्रामिन का भी काम है, पर ये क्या है, एक ट्राइसाइक्लिक एजेंट की है, TCA। ये इसके साइड इफेक्ट ज़्यादा हो सकते हैं, इसलिए हम किसको देते हैं, फ्लूजेक्टिन को देते हैं चाइल्ड में अगर उसे डिप्रेशन हो रहा है। और मिथाइल फेनिडेट हमारी CNS स्टिमुलेंट है, ये उन पेशेंट को दी जाती है जो ADHD के होते हैं, ठीक है। तो ये हमारा इसका। तो आइए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन 8, 9, 10। पहली बात तो ये, आपको ये क्वेश्चन मिल भी जाएंगे गाइड्स में, इसके आंसर भी मिल जाएंगे आपको, पर इसके रैशनल नहीं मिलेंगे, ठीक है। और ये क्वेश्चन हमारे आए हुए हैं, रिपीट है और मोस्ट ऑफ एग्जाम में आते हैं। तो आगे अगर आपको ऐसे और क्वेश्चंस के आंसर चाहिए या रैशनल चाहिए या और कोई क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराना है तो कृपया करके आप अकॉन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए। तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि पूछा गया है थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन क्या होगी लेबर की क्या होती है, 4 स्टेज होते हैं। पहली स्टेज होती है ट्रू लेबर पेन से लेके कब तक होती है हमारी, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स जो कि 10 सेंटीमीटर होता है। दूसरी स्टेज हमारी होती है क्या, फुल डायलिटेशन ऑफ सर्विक्स से लेके हमारा फीटस के एक्सपल्शन तक। और तीसरी स्टेज क्या होती है, फीटस एक्सपेल हो गया है, अब हमें क्या करना है, प्लासेंटा को एक्सपेल करना है। उस टाइम पीरियड को हम क्या कहते हैं, थर्ड स्टेज। तो थर्ड स्टेज में हमारी जो पहली कॉम्प्लिकेशन पहला हमारा पूछा गया है थर्ड स्टेज में कि ऑप्शन ए PPH पोस्टपार्टम हैमरेज। तो आइए हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 10। पहली चीज़ तो ये, आपको ये सारे क्वेश्चंस गाइडों में मिल जाएंगे, इनके आंसर भी मिल जाएंगे, बट रैशनल के साथ क्या क्या कारण हो सकते हैं इसके, ये आपको नहीं मिलेंगे। ये आपको अकॉन चैनल में ही हम आगे, अगर आप इस चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और हम आगे ऐसी और वीडियो लाते रहेंगे। और दूसरी चीज़ ये, इसके जो रैशनल होंगे हम सारे ये सॉल्व कराएंगे और इसी तरह हम एक एक पेपर को सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। कॉन्सेप्ट इनका एक होता है पर ये घुमा फिरा के रिपीट होते हैं। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा थर्ड स्टेज कॉम्प्लिकेशन ऑफ लेबर एक्सेप्ट, ठीक है। तो थर्ड स्टेज की कॉम्प्लिकेशन क्या होती है लेबर की, हमें पता है लेबर की पहली स्टेज क्या कहाँ से कहाँ तक होती है, वो ट्रू लेबर पेन से लेके फुल डायलिटेशन और सर्विक्स तक होती है, यानी कि सर्विक्स हमारा 10 सेंटीमीटर डायलेट है।
सेकेंड स्टेज हमारी 10 सेंटीमीटर डायलेट से लेके फीटस के एक्सपल्शन तक होती है, और थर्ड स्टेज हमारी फीटस को एक्सपल कर दिया, प्लासेंटा के एक्सपल्शन तक का जो टाइम पीरियड होता है फीटस के एक्सपल्शन के बाद और प्लासेंटा के एक्सपल्शन तक का टाइम पीरियड, इसको हम थर्ड स्टेज कहते हैं। तो थर्ड स्टेज पहले हम देखते हैं कि थर्ड स्टेज में हो क्या सकता है, उसके बाद हम एक्सेप्ट में जाएंगे। थर्ड स्टेज में क्या हो सकता है, पोस्टपार्टम हेमरेज हो सकता है। पोस्टपार्टम हेमरेज में क्या होता है कि जो हमारे थर्ड स्टेज पीपीएच प्लासेंटा को निकालने के बाद हमारे अगर यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन नहीं आते, वैजो डायलेशन हो जाता है, जिसकी वजह से हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज मतलब प्लासेंटा के एक्सपोजिशन के बाद ब्लीडिंग हो सकती है। तो ये हमें दिखता है। दूसरा चीज़ रिटेन प्लासेंटा फ्रेगमेंट्स, ये भी हमारा पोस्टपार्टम हेमरेज कर सकता है अगर हमने प्लासेंटा अच्छे से नहीं निकाला। तो थर्ड स्टेज के बाद हमारा क्या हो सकता है, रिटेन प्लासेंटल फ्रेगमेंट। तीसरा हमारा, चौथा हमारा क्या है, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो पहली चीज़ तो ये, प्रेगनेंसी के बाद, डिलीवरी के बाद ब्लीडिंग इतनी होती है कि पेशेंट को क्या होने के चांसेस होते हैं, DIC यानी कि डाइसेमिनेटेड इंट्रावस्कुलर कोगुलोपैथी। इसका मतलब है कि हाइपर कोगुलेटिव स्टेज आती है कि ब्लड वेसल के अंदर इतनी ज़्यादा क्लॉटिंग होने लग जाती है एक जगह कि दूसरी जगह क्या होते हैं, हमारे क्लॉटिंग फैक्टर्स की कमी होने लग जाती है, जिसकी वजह से वेन्स में भी क्या होता है, क्लॉट्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं। अगर वो क्लॉट्स निकल के लंग्स तक पहुंच गए, उस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, पल्मोनरी एम्बोलिज्म। तो थर्ड स्टेज में हमारा PPH भी दिख सकता है, हमारा रिटेन प्लासेंटा फ्रेगमेंट भी दिख सकता है पर, और हमारा पल्मोनरी एम्बोलिज्म भी दिख सकता है। तो ऐसा क्या है कि जो नहीं दिखेगा, तो हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि थर्ड स्टेज तो आती है। हमारा ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर का मतलब क्या होता है कि जो फर्स्ट और सेकंड स्टेज है, फर्स्ट और सेकंड स्टेज, फर्स्ट एंड सेकंड स्टेज अगर हमारी 2 घंटे लेट से हो रही है, मोर देन 2 आवर, 2 घंटे लेट से हो रही है, जो नॉर्मल टाइम होता है उस टाइम से नहीं हो रही, 2 घंटा लेट लगा रही है फर्स्ट और सेकंड स्टेज, उसको हम ऑब्स्ट्रक्टेड लेवर कहते हैं। पर वो अब तो हम थर्ड स्टेज में आ गए, वो चीज़ तो ऑलरेडी हो चुकी है, तो वो कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, नहीं हो सकती। तो हमारा थर्ड स्टेज ऑफ लेबर की कॉम्प्लिकेशन क्या है, ऑब्स्ट्रक्टेड लेबर। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं कि इनमें से कौन सी दवाई, ड्रग ऐसी है जो कि एंटीडोट है ओपियोइड्स की। ओपियोइड्स का एक सिम्टम होता है कि वो रेस्पिरेटरी सेंटर जो हमारा मेडुला ऑब्लिंगेटा में होता है उसको डिप्रेस कर देता है, रेस्पिरेटरी रेट घटा देता है। ठीक है, तो ओपियोइड्स जब भी रेस्पिरेटरी कॉम्प्लिकेशन आती है, हम बेड साइड में उसका एंटीडोट रखते हैं, और उसका करेक्ट आंसर क्या होगा, हमारा नेलेक्सोन। ठीक है, ओपियोइड्स की एंटीडोट। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10, साइन ऑफ इमिनेंट एक्लेम्शिया। इमिनेंट मतलब कि अभी होने वाला है, एक्लेम्शिया हुआ नहीं है। आपको पता है प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है, प्री एक्लेम्शिया में क्या होता है हमारा, कि हमारा BP इंक्रीज हो जाता है, कितना, 140 से ज़्यादा mmHg, 140 mmHg से ज़्यादा हो जाता है। ठीक है, और 90, और हमारा प्रोटीन यूरिया दिखता है, प्रोटीन यूरिया, और हमारा एडिमा दिखता है। पर एक्लेम्शिया में क्या दिखता है, हमारा सीजर्स भी दिखता है, सीजर्स भी। तो अभी ये पूछा है कि अभी उसको एक्लेम्शिया होने वाला है पर एक्लेम्शिया हुआ नहीं है, तो उसको सीजर्स नहीं देखेंगे, लेकिन उसका BP क्या हो गया, 160 से ज़्यादा हो गया, यानी कि उसको एक्लेम्शिया के रिस्क बढ़ जाते हैं। जब भी एक्लेम्शिया होने वाला होता है, उसका BP 160 से ज़्यादा हो जाता है सिस्टोलिक, तो हम कह सकते हैं कि साइन ऑफ इमिनेंट एक्लेम्शिया, यानी कि एक्लेम्शिया होने वाला है, उसका क्या साइन होगा, उसका BP 160 से ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, BP मोर देन 160 mm ऑफ Hg। अभी उसको सीजर्स नहीं आए हैं, बस उसका BP बढ़ गया है और उसको सीजर्स आ सकते हैं। और जब भी सीजर्स आएंगे उसके लिए जो टर्म यूज़ की जाएगी वो क्या है, हमारा एक्लेम्शिया। क्या है हमारा, एक्लेम्शिया।